राजू जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। हमने अपने पिछले वीडियो में एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर 7 कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स के संबंध में अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और उसके अर्थ के संबंध में विवेचन किया था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को आगे अध्ययन करेंगे। आज हम विकास केंद्रित परिभाषाएं अर्थशास्त्र के संबंध में, जैसा कि बहुत सारी परिभाषाएं दी जाती है। रॉबिन्स की परिभाषा अपने सीमित क्षेत्र में आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण समस्या को सम्मिलित नहीं करती और एक प्राविगिक समस्या के प्रति पूर्णतः स्थैतिक रुख अपनाती है। हाल ही के वर्षों में प्रोफेसर सैमुअलसन द्वारा प्रस्तुत परिभाषा से रॉबिन्स की परिभाषा में अंतर्निहित दोष और कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। सैमुअलसन की परिभाषा का सबसे बड़ा गुण ये है कि कालांतर में साधनों और साध्यों में होने वाले गतिशील परिवर्तनों को ये परिभाषा पूर्ण मान्यता देती है। अतः इसे विकासोन्मुखी परिभाषा कहना सर्वथा उचित ही है। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअलसन कहते हैं, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लगाए जा सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने और उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान और भविष्य में बांटने के लिए इस प्रकार करते हैं, ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें अथवा इसके बिना करें। इस प्रकार से सैमुअलसन की ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस परिभाषा में प्रमुख जो बातें हैं वो इस प्रकार से है। रॉबिन्स और सैमुअलसन के बीच बहुत कुछ समानता पाई जाती है। रॉबिन्स की भांति सैमुअलसन ने भी असीमित साधनों के प्रति सीमित साधनों की समस्या पर बल दिया है। साथ ही साथ साधन सीमित ही नहीं है बल्कि उनके वैकल्पिक प्रयोगों में भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से रॉबिन्स की परिभाषा जहाँ स्थैतिक है, वहाँ सैमुअलसन ने समय तत्व को सम्मिलित करके अपनी परिभाषा को प्राविगिक बना दिया है। साथ ही सैमुअलसन की परिभाषा केवल प्राविगिक ही नहीं है बल्कि इसका क्षेत्र भी रॉबिन्स की परिभाषा की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। ये परिभाषा एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन होता है। नेक्स्ट है, सैमुअलसन की परिभाषा की मुख्य बात यह है कि ये चुनाव की समस्या का उसके प्राविगिक क्षेत्र में उल्लेख करती है। अतः अर्थशास्त्र सीमित साध्यों के संदर्भ में सीमित साधनों के आवंटन तथा आय, उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास के निर्धारकों का अध्ययन करता है और वास्तव में यही अर्थशास्त्र की सही परिभाषा है। इस प्रकार से निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी परिभाषाओं में सैमुअलसन की परिभाषा सबसे अधिक संतोषजनक है। ये परिभाषा चुनाव की समस्या को उसके प्राविगिक रूप में व्यक्त करती है। आय, उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास की समस्याओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित करके यह परिभाषा उसके अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत कर देती है। यही नहीं, सैमुअलसन द्वारा प्रदत्त ये परिभाषा सार्वभौमिक भी है। ये सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर भी लागू होती है। ये परिभाषा वैचारिक मतभेदों के से भी परे है, क्योंकि यह पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी और साम्यवादी सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर क्रियाशील होती है। चूँकि अपने प्राकृतिक स्वरूप में चुनाव की समस्या सभी प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न होती है, अतः इस परिभाषा को सार्वभौमिक महत्व है। वास्तव में सैमुअलसन की ये परिभाषा सभी परिभाषाओं में से सर्वाधिक स्वीकार्य है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र कभी भी संपूर्ण या अंतिम नहीं होता, कालांतर में इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, यहाँ तक कि अर्थशास्त्र की विकास परिभाषा का स्थान भी भविष्य में कोई और परिभाषा ले सकती है।